31 पहाड़ गायब हो गए। लेकिन क्या अरावली पे माइनिंग शुरू से ही इलीगल थी? ओहो मेरा लाडला फैक्ट टू फैक्ट, तुम भी डूब के मर जाओ। कौन सा पहाड़ अरावली है और कौन सा नहीं? लोग वहाँ पे सीधे चढ़ के माइनिंग ही चालू कर देंगे। ये अडानी के पास है एंड एकदम से आ जाएगी बाढ़, खाने के लाले पड़ जाएंगे। फिर बोलेगी कि भैया जानवर बहुत ज्यादा हो गए हैं तो अब इनका कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो अरावली है इसकी लेंथ 670 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच। और ये अरावली दिल्ली के पास से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक जाती है और अहमदाबाद के पास समाप्त होती है। और ये लगभग 2 बिलियन साल पुरानी है, यानी कि इंडिया का सबसे पुराना पर्वत। लेकिन पिछले 20 साल में सिर्फ हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद में से 31 पहाड़ गायब हो गए, जिनकी हाइट लगभग 200 मीटर से 600 मीटर थी। एंड ये मोस्टली माइनिंग और अर्बनाइजेशन के कारण हुए थे। और 1975 से 2019 तक अरावली रेंज में 5772.7 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड, जो कि अराउंड 7.63% बैठता है, वो खत्म हो चुका है, वो भी माइनिंग, डिफोरेस्टेशन एंड ह्यूमन एक्टिविटी से। लेकिन क्या अरावली पे माइनिंग शुरू से ही इलीगल थी? नहीं। 1958 से 1947 ब्रिटिश रूल के दौरान अरावली में माइनिंग बिल्कुल लीगल थी। और आजादी के बाद 1947 से 1970 तक माइनिंग जब भी लीगल थी। लेकिन 1980 में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन मैंडेटरी हो गई थी माइनिंग करने के लिए। लेकिन बहुत सी अरावली हिल्स फॉरेस्ट नोटिफाई ही नहीं थी और इसीलिए वहाँ पर लूप होल रहा। लेकिन अब 2009 से 2010 हरियाणा में माइनिंग बंद और राजस्थान में स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, और यहीं से इलीगल माइनिंग ऑफिशियली इलीगल मानी गई। पहले क्या सिचुएशन थी? कोर्ट्स ने बोला कि अरावली इकोलॉजिकल माउंटेन सिस्टम है, यहाँ माइनिंग डेंजरस है, बेशक पहाड़ बड़ा हो या फिर छोटा हो, यहाँ पर माइनिंग नहीं होगी या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल के साथ होगी। लेकिन अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास अरावली की एग्जैक्ट डेफिनेशन ही नहीं थी कि कौन सा पहाड़ अरावली है और कौन सा नहीं। तो जो MOEFCC है उसने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि आप अरावली को क्लियरली डिफाइन कीजिए और सजेशन दिया कि सिर्फ वही हिल्स अरावली मानी जाएंगी जो 100 मीटर की हैं या उससे ऊंची हैं। जैसे कि पहाड़ A 150 मीटर का है और पहाड़ B 60 मीटर का है, तो पहाड़ A ही अरावली माना जाएगा और पहाड़ B नॉर्मल लैंड जैसा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट भी करा। अब ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ पे सीधे चढ़ के माइनिंग ही चालू कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 केस में माइनिंग हो सकती है। पहला, जिनके पास पहले से ही लीगल लीज है, और हाँ, अब लोगों को लीज नहीं मिलेगी अगर कोई नई लीज लेना चाहे। और जिनके मन में ये सवाल आ रहा है कि भैया ये अडानी के पास है, तो तुम्हें मैं अभी बताता हूँ इसका भी। दूसरा केस, जो एरिया नई डेफिनेशन के हिसाब से अरावली नहीं है। और हाँ, अब तुम्हें बताता हूँ अडानी वाला। 1008 लोगों के पास पहले से ही लीगल लीज रजिस्टर्ड है। और हाँ, अभी तक किसी बड़ी कंपनी का इसमें नाम तो नहीं है। 13 अक्टूबर 2025 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC इसने सुप्रीम कोर्ट को एक प्रपोजल सजेस्ट किया 100 मीटर वाला। इसके अगले दिन 14 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के खुद के सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी CEC ने इस चीज से डिसएग्री किया, बट ये फाइनल रूलिंग नहीं थी। फिर 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उस 100 मीटर वाली डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि जब तक एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान नहीं बन जाता सस्टेनेबल माइनिंग के लिए, जब तक कोई भी नई लीज नहीं मिलेगी। फिर 19 दिसंबर 2025 उदयपुर में पहला प्रोटेस्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के खिलाफ। उसके बाद उदयपुर, जयपुर और जगह जगह पे प्रोटेस्ट होने लगे। देखो, अगर हम देखें तो अरावली में टोटल 12,081 पहाड़ हैं, जिनमें से सिर्फ 1048 पहाड़ी ऐसे हैं जो 100 मीटर या उससे बड़े हैं। मतलब कि 11,000 समथिंग पहाड़ काट दिए जाएंगे और 8 से 10% पहाड़ ही बचेंगे। अब बहुत से क्रिएटर जैसे फैक्ट टू फैक्ट, दिव्या टंडन, यश प्रताप, निशांत मेहता, प्रफुल्ल गर्ग, एक्यूट फैक्ट्स इसे सपोर्ट कर रहे हैं और अरावली को काटने के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं और इसका
रीजन ये रहा। क्योंकि भाई मार्केट के अंदर एक पीआर कैंपेन चल रहा है, या हम लोग पब्लिक को नहीं बताएंगे कि आपने पैसे लिए, बट भाई सेम ऑफर सारे क्रिएटर्स के पास गया ना, तो हमें तो पता है कि भैया किस किस ने पैसे लिए और कौन कौन किस किस तरह की लाइन बोल रहा है। अब ये इतने बड़े इन्फ्लुएंसर कुछ लाख रुपए के लिए बिक गए, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, अरावली को काटने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैंने इनका खुला नाम ले लिया और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब ये जो लोग बिक चुके हैं ये बोलते हैं कि भैया जो 90% अरावली है वो तो सेफ रहेंगी, लेकिन ये सारी चीज तो ये स्क्रिप्ट में लिख के दी जा रही है ना। अब प्रॉपर रिसर्च मैं करके बताता हूँ। जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया था कि 8 से 10% ही अरावली बचेंगी और बाकी सारी काट दी जाएंगी। अब लेकिन ये तो बोल रहे हैं 90% अरावली सेफ हैं, तो इसका भी अभी तो मैं बता देता हूँ। जो 100 मीटर वाले पहाड़ हैं या उससे ऊंचे हैं वो ही अरावली माने जाएंगे। और जैसे कि ये ए पहाड़ है और ये है बी पहाड़, तो इनके बीच में जो 500 मीटर का गैप है या उससे कम है तो वो एरिया भी प्रोटेक्टेड हो जाएगा इनके कहने से। अगर इस हिसाब से काम चले तो भैया पूरी अरावली सेफ है। और मैं मानता हूँ कि फिर तो बस 10% अरावली कटेगी तो सारी चीज मौज में होगी। लेकिन इसका काला सच तुम्हें मैं बताता हूँ। देखो, एक पहाड़ ये है, एक पहाड़ ये है, तो इनके बीच में जो गैप है वो है 1 किलोमीटर, तो ये तो सेफ नहीं रहा। अब एक पहाड़ ये रहा, एक पहाड़ ये रहा, इसके बीच 600 मीटर का गैप, तो ये भी सेफ नहीं है। और ऐसे 700 से ज्यादा पहाड़ हैं जिनके बीच 500 मीटर से ज्यादा का गैप है। और अगर हम इस रूल को भी ऐड कर देंगे तो बस 20 से 25% अरावली है जो कि सेफ होंगी, बाकी पहाड़ ये लोग बचाने नहीं आएंगे। जब ये 75-80% अरावली काट दिए जाएंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी पानी की। सोचो, एक पहाड़ है, ऊपर पत्थर, बीच में क्रैक्स और फ्रैक्चर और नीचे सोइल एंड एक्वेफर यानी कि जल भरत। जब बारिश होती है तो पानी उन क्रैक्स में घुस जाता है और एकदम से नीचे आने की बजाय धीरे धीरे नीचे आता है और 6 से 8 मंथ बाद वो पानी बोरवेल में निकलता है। इसको बोलते हैं डिलेड रिचार्ज। जब तुम पहाड़ काट दोगे तो माइनिंग में टॉप लेयर हटा दी जाएगी जिसकी वजह से क्रैक्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और सरफेस स्मूथ हो जाएगा। फिर पानी रुकेगा नहीं, 2-3 घंटे में नीचे बहना चालू होगा और उसके बाद नदी भर जाएंगी, नाले भर जाएंगे एंड एकदम से आ जाएगी बाढ़। जिससे पानी की बहुत बड़ी कमी होगी क्योंकि बाढ़ में सारा पानी बह गया, उसके बाद सूखा पड़ेगा और सबसे बड़ा नुकसान होगा आम आदमी को। अब जो पहाड़ हैं वो दिन में हीट को एब्जॉर्व करते हैं, रात में धीरे धीरे रिलीज करते हैं। जब पहाड़ और फॉरेस्ट काट दिए जाएंगे तो सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हवा इतनी गर्म हो जाएगी कि तुम्हें ऐसे लगेगा किसी ने आग लगा दी। और जो राजस्थान की गर्मी है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस है। जब ये तपती हवा दिल्ली गुड़गांव की साइड आती है तो अरावली से टकराकर थोड़ी ठंडी हो जाती है। लेकिन जब पहाड़ काट दिए जाएंगे तो वहाँ ठंडी होने के लिए कोई जगह नहीं होगी, जिसकी वजह से तुम्हें अप्रैल में मई जैसी गर्मी लगेगी, मई में जून जैसी लगेगी और जुलाई में तो इतने हालात खराब हो जाएंगे तुम सोच नहीं सकते। अब क्या होता है कि जो थार डेजर्ट है उसकी डस्ट आती है तो वो अरावली के पहाड़ और जंगल में ही रुक जाती है, यानी कि वो एक नेचुरल बैरियर जैसा काम करते हैं। और जब सरकार अरावली खत्म कर देगी तो इस रेत को रोकने के लिए कोई नहीं होगा और ये रेत हवा के साथ उड़ता हुआ यहाँ तक आ जाएगा, जिससे कि रेत लोगों के अंदर जाएगा सांस के जरिए और उसके बाद वो तुम्हारे शरीर में घुसना चालू होगा, जिसके बाद तुम सब मिलोगे हॉस्पिटल में और लोगों को अस्थमा होगा, लंग डिसीज होंगी, ब्रेन डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा और ऐसी आफत फैल जाएगी जो तुम सोच नहीं सकते। जब पहाड़ नहीं होंगे तो डेजर्ट पूरे में फैलेगा, तो वो हरियाणा एंड वेस्ट यूपी की साइड आएगा, जिससे जमीन मर जाएगी, फसल नहीं उगेगी और खाने के लाले पड़ जाएंगे। जो अरावली है वो नेचुरल बाउंड्री है इस थार डेजर्ट को इधर आने से रोकने के लिए। जब जंगल होता है तो उसमें फूड चेन बैलेंस रहती है, तो जानवर जंगल में रहते हैं और वहीं पे खाते पीते हैं और उनको कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ती कि वो शहर में उतर आए। लेकिन जब ये जंगल सरकार काट देगी वहाँ पे उनको पानी की कमी, शिकार की कमी और खाने की कमी हो जाएगी, जिसके बाद तुम्हें रिजल्ट ये मिलेगा कि वो जानवर सिटी में उतरेंगे। तेंदुआ, नीलगाय, सांप, लकड़बग्गा और ऐसे बहुत सारे जानवर जो कि अपना पेट भरने के लिए लोगों के ऊपर हमला करेंगे। लोग अपने बचाव में उन्हें मारेंगे। तो जब तुम रोज
रोज बाहर निकलोगे तो सड़क पे एक आध आदमी पड़ा होगा मरा हुआ और एक आध जानवर पड़ा होगा। बस वो बात अलग है कि सरकार फिर बोलेगी कि भैया जानवर बहुत ज्यादा हो गए हैं तो अब इनका कुछ करना पड़ेगा, लेकिन तुम ये नहीं बोलोगे कि तुम खुद जाके उनके जंगल में घुस गए हो। माइनिंग से कुछ लोग लाखों रुपए कमाएंगे तो कुछ करोड़ों रुपए कमा लेंगे। गवर्नमेंट टैक्स से पैसा कमा लेगी, तो ये तो एक बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन सिर्फ अमीरों के लिए और गवर्नमेंट के लिए। गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग और जानवर हम भूखे मारे जाएंगे, प्यासे मारे जाएंगे। जब बाढ़ आएगी तो उसमें हम डूबेंगे, अनाज के रेट बढ़ेंगे, इससे भी हमें ही घाटा होगा। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसका कितना ज्यादा विरोध करके गवर्नमेंट से लड़ सकते हैं इसको रोकने के लिए। और जो लोग अपने आप को पैसों के लिए बेच चुके हैं इन्हें बॉयकॉट करो और इनकी बात बिल्कुल भी मत मान लेना। और तुम्हें सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और उनकी ऑडियंस अगर उन्हें अब भी सपोर्ट करे कि ओहो मेरा लाडला फैक्ट टू फैक्ट, तो तुम भी डूब के मर जाओ। वेल, सरकार ने अब इलीगल माइनिंग को रोक दिया है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अपने थॉट्स कमेंट में बताओ। थैंक्स यहाँ तक देखने के लिए, बाय।